हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर। और जब हम बात करते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आखिर किस सेंचुरी के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। हम देखते हैं कि बहुत सारे हम कहें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं। तो वैसे तो हम देखते हैं बहुत सारी एक लिस्ट है रिफॉर्म्स मूवमेंट को लेकर भी। तो उसमें हम देखें सबसे पहले ब्रह्म समाज के बाद हम देखेंगे इसमें, आज वैसे हमें ब्रह्म समाज पर ही डिस्कस करना है, लेकिन ब्रह्म समाज के बाद हम देखते हैं आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। ऐसे बहुत सारे जो हम देखते हैं अलग अलग तरह की सोसाइटीज बनाई जाती है, जो सोसाइटी में हम देखते हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स करती है, सुधार करती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, इस पर एक समरी भी हमने रेडी की है और इसमें हम बात कर सकते हैं आखिर ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखें कि आखिर किस सेंचुरी का है। ये 19वीं सेंचुरी में हम देखते हैं और ब्रह्म समाज के बारे में हम सभी जानते हैं 1828 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके फाउंडर की हम बात करें, इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, वैसे तो डिटेल में हम सभी बात करेंगे, लेकिन एक समरी के रूप में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि रेनेसेंस इट मीन्स पुनर्जागरण के संस्थापक, या फिर हम कहें पुनर्जागरण या नवजागरण के संस्थापक, फाउंडर ऑफ रेनेसेंस। तो पुनर्जागरण के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। उसके बाद हम देखते हैं, हम ये भी कहते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक भी इनको बोला जाता है, सूत्रधार। और इसमें हम देखें राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे मैगजीन की हम बात करें या बहुत सारे न्यूज़पेपर, ठीक है ना, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने उनको इस्टेब्लिश किया और वेदांत सोसाइटी को भी बनाया 1816 में। और इसके बाद हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है 1817 में। और उसके बाद हम देखें वेदांत कॉलेज 1825 में। लेकिन हमें देखें कि आखिर राजा राम मोहन राय वीमेन के सबसे ज़्यादा, ये हम कहें वीमेन को सपोर्ट करते हैं, वीमेन एजुकेशन की बात करते हैं, वीमेन राइट्स के सपोर्ट में हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं, अगर हम देखें सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा दिया जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या हम कहें एबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस। तो इसमें हम देख सकते हैं उसके बाद इस तरह की जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो तो सब हम देख ही पाते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय की जो एक टाइटल की हम बात करते हैं, वैसे तो एक जो नाम है राजा, तो एक बाद में टाइटल मिलता है राम मोहन राय को, लेकिन उससे पहले हम किस रूप में जानते हैं? राम मोहन राय। और राजा की उपाधि जो दी जाती है वो किसने दी है? अकबर द्वितीय। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर करके। और ये कब दी जाती है? 1830 में। 1830 में अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की एक टाइटल, राजा की एक उपाधि दी जाती है। उसके बाद इनका नाम राजा राम मोहन राय कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम देखें फिर उसके बाद इंग्लैंड में भेजा जाता है राजा राम मोहन राय को। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1833 में राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है। और इसमें हम देख सकते हैं, हालांकि जो राजा राम मोहन राय ने जो भी हम देखते हैं किस तरह के एफर्ट्स किए हैं, हम कह सकते हैं अपोज टू आइडल वर्शिप की हम बात कर सकते हैं। और इसमें सती प्रैक्टिस, कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, इन सभी का उन्होंने विरोध किया है। लेकिन हम ये भी देखें, उसके बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद हम कहें 1865 में हम देखते हैं। उसके बाद वैसे तो हम देखें 1833 में आकर उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं। फिर वो सब ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम देख सकते हैं फिर 1865 में आकर हम देखते हैं जो ब्रह्म समाज है उसका पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है और दो भागों में डिवाइड हो जाती है, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो ब्रह्म समाज की हम बात कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। लेकिन हमें देखिए आखिर जो भी सभी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो भी ब्रह्म समाज के मेन मोटिव हैं,
क्या उद्देश्य है वो तो सब हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस सभी का कोई प्रभाव भी होता है नहीं। हाँ यस, हम कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की हम बात कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात कर सकते हैं। यस, किस तरह का, नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता होती है। और इसमें हम देखें इंडिविजुअल लिबर्टी की हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन, और हम सामाजिक संबंधों और संस्थाओं की बात कर सकते हैं, या रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशन की हम बात कर सकते हैं। और इन सभी का हम देखते हैं धीरे धीरे सारे जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं नेशनल मूवमेंट में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे हम ये देख सकते हैं कि बंगाल के साथ साथ में और भी बहुत सारे स्टेट पे इसका हम एक इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हम देखते हैं, अब डिटेल में हम जानते हैं, ये तो सब एक समरी के रूप में हमने देखा कि स्टार्टिंग में ब्रह्म समाज को बनाया जाता है, और ब्रह्म समाज को बनाने के साथ साथ में हम देखते हैं राजा राम मोहन राय स्टार्टिंग में लीड करते हैं। और बाद में हम देखते हैं फिर राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद, उसके बाद हम देखते हैं केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सहयोग देते हैं। और बाद में धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। लेकिन हम देखते हैं फिर 1865 में आकर के ब्रह्म समाज डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और उसके बाद उसके पीछे क्या रीजन है वो सभी कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखें सबसे पहले 19वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं। 19वीं सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि इस तरह के एफर्ट्स हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सामाजिक सुधार या उनके धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखें आखिर राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा हम और जाने। वैसे तो हम ये देखते हैं 19वीं सेंचुरी में अगर सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, अगर कोई रिफॉर्मिस्ट की हम बात करते हैं तो उस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है? राजा राम मोहन राय सबसे टॉप पर हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं आखिर राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं वो कितनी लैंग्वेज की एक्सपर्ट है, कितने लैंग्वेज की नॉलेज उनके पास है। तो हम कह सकते हैं विशेषज्ञता की हम बात करते हैं एक्सपर्ट, अरबी लैंग्वेज को जानते हैं, फारसी, संस्कृत और इंग्लिश। इस तरह की 4 भाषाएं हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय इन भाषाओं के एक्सपर्ट हैं, जानते हैं। लेकिन हमें देखिए आखिर उन्होंने किस तरह से जो सोशल इविल्स की हम बात कर सकते हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको किस तरह से अपोज किया जाता है। तो हमें देख सकते हैं उसमें सबसे पहले हम देखें कास्ट सिस्टम, अपोज टू कास्ट सिस्टम या अपोज टू सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, और हम कह सकते हैं विधवा उत्पीड़न, या हम कहें विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आखिर इसका ब्रह्म समाज का आखिर बेस क्या है, क्या एफर्ट्स चाहता है, किस तरह के एफर्ट्स करना चाहता है। तो हम देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल की हम बात कर सकते हैं बुद्धिवाद या और इसमें लॉजिकलिज्म, तर्कवाद। ठीक है ना। इन सभी पर हम देखते हैं ब्रह्म समाज बेस या आधारित है। लेकिन इसके साथ में हम देखें अरबी और फारसी लिटरेचर को उन्होंने स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा उनको इस तरह की नॉलेज है। और धीरे धीरे हम ये भी कह सकते हैं एक ईश्वरवाद की हम बात करें, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। और हम ये भी कहें कि क्रिश्चियन की हम बात कर सकते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन, उन सभी का भी उन्होंने स्टडी किया है बहुत अच्छे से। और धीरे धीरे में देखें उसके बाद जो मिशनरीज की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे जो चैलेंज उनको दिए जाते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। ठीक है ना, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में एंट्री दी जाती है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन हमें देखते हैं धीरे धीरे जब उनको एंट्री दी जाती है फिर वो इंडिया में आते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम देखते हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है और धीरे धीरे उनको क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर हम देखते हैं। फिर उसके धीरे धीरे एक कहीं ना कहीं पर हम बहुत सारे पीपल्स जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और धीरे धीरे हम ये देख सकते हैं फिर बाद में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं हमारे सामने। लेकिन हमें देखते हैं अभी तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय के सामने जब इस तरह का चैलेंज आता है, चुनौतियाँ आती हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं धीरे धीरे उनके द्वारा एक एफर्ट्स भी किया जाता है। और हम ये भी देखते हैं उपनिषदों को वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस देते हैं राजा राम मोहन राय, वेद उपनिषदों की हम बात करें। और धीरे धीरे फिर वो अपने धर्म को, हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ
साबित करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलें, वैसे तो अगर हम देखें राजा राम मोहन राय की जो एक अपनी एक आइडियोलॉजी है वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करती है, सभी धर्मों की हम बात कर सकते हैं, और समस्त मानव जाति और हम कहें एक ईश्वरवाद के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ की हम बात करें कि वह एक ऐसे सिद्धांत की बात करती है जो सभी के लिए हम कहें कि एक ही ईश्वर को मानती है, ठीक है ना, इस तरह की एक आइडियोलॉजी है। लेकिन हमें देखें आखिर ब्रह्म समाज का मेन मोटिव है क्या, आखिर किस तरह का उनका एक ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहते हैं। हम कह सकते हैं एक सामूहिक अध्ययन, अगर हम देखें एक ग्रुप स्टडी की हम बात कर सकते हैं, कलेक्टिव स्टडी की हम बात करें एक सामूहिक, और उसके बाद हम कह सकते हैं चिंतन और ध्यान मेडिटेशन की हम बात करें, या फिर एक थिंकिंग की हम बात करते हैं, तो इस तरह का एक चिंतन और ध्यान, इस तरह के एफर्ट्स हैं किसके, ब्रह्म समाज के। लेकिन हमें देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर उनका अपना नज़रिया क्या है, हमें देखें। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उनका जो एक नज़रिया है, उनकी एक अपनी जो एक हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, वो कैसा है, पॉजिटिव, सकारात्मक। उनका मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए सही है, हमारे लिए अच्छा काम करने वाली है। और हमें भी देखते हैं जितने भी सोशल इविल्स की हम बात करें, जो सामाजिक क्रूतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, ठीक है ना, उनसे कहते हैं कि उन सभी से फ्री करने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, हमारी हेल्प करेगी। और इसमें हम भी देख सकते हैं और भी जो एक इम्पोर्टेंट अगर हम देखें जो एफर्ट्स किए जाते हैं, वो हम देखते हैं वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन के लिए राजा राम मोहन राय हमेशा ये एफर्ट्स करते रहे, और उनका मानना ये भी था कि अगर वीमेन को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फैमिली का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब फैमिली और सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर इंडिया का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें देख सकते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वीमेन को ही करनी पड़ती है। अगर हम देखें जो सती प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जो एक एफर्ट्स किया जाता है, और हम ही देखते हैं फिर 1829 में आकर के सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाता है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये सब जो एक एफर्ट्स किया गया, हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा ही एक एफर्ट्स किया जाता है, और उसमें राजा राम मोहन राय सक्सेसफुल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। तो ये देख सकते हैं। लेकिन हमें देखिए इक्वल राइट्स को लेकर भी मेल फीमेल, अगर हम देखें मेल फीमेल सभी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हम देखें अभी तक का जो एक एफर्ट्स हम देखते हैं, कोई इक्वल राइट्स को लेकर बात ही नहीं कर रहा है। आखिर राजा राम मोहन राय ने इस तरह के एफर्ट्स किए कि मेल हो चाहे फीमेल है, ठीक है ना, अगर मेल को लंबे समय से इक्वल राइट्स मिल सकते हैं तो फीमेल को भी मिलने चाहिए। और एजुकेशन के साथ साथ में हम इक्वल राइट्स को भी देख पाते हैं। चलिए, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें, हिंदू सक्सेशन एक्ट की हम बात करते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार कानून, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना जब एक सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट बना दिए जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एफर्ट से हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। और उसमें होता क्या है, सबसे अच्छा हम देखते हैं 1/4 जो हम देखते हैं इसमें जो डॉटर, इसमें पुत्रियों को भी जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें से 1/4 उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि 1/4, ठीक है ना, 1/4 जो प्रॉपर्टी है वो सब किन की होगी, 1/4 डॉटर की यानी कि पुत्री की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिक राइट्स यानी कि आर्थिक अधिकार उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो एक परंपरा हम देखते हैं हिंदू सोसाइटी में, उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा एक ऐसा एफर्ट्स किया गया कि विमेन के एजुकेशन के लिए एफर्ट्स किया गया और धीरे धीरे इक्वल राइट्स को लेकर बात की गई। लेकिन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं इस तरह का कोई एफर्ट्स नहीं किया गया। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे जब हिंदू सक्सेशन एक्ट की हम बात करते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार कानून बना, तो उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया कि विमेन पर भी हमें फोकस करना है और उनको अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार के साथ साथ में उनको प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिलने चाहिए, प्रॉपर्टी में भी उनको एक अधिकार हम देखते हैं। फिर 1/4 का एक कैटेगरी बना दी जाती है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से 1/4 फीमेल के लिए होगा यानी कि गर्ल्स के लिए होगा। लेकिन हमें देखिए आखिर राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में है राजा राम मोहन राय। हम कह सती प्रैक्टिस, ठीक है ना, उसको तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा। चाइल्ड मैरिज की हम बात कर सकते हैं या विडो
मैरिज को लेकर हम देखें, ठीक है ना, विडो मैरिज के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलें, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज की हम बात कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम अंतरजातीय विवाह। और हमें भी देख सकते हैं अंतरजातीय प्रतिभोज एडवेंस हम कहें, इंटरकास्ट फूड की हम बात करें कि भोजन की व्यवस्था को भी किया गया। और हम ये भी कह सकते हैं अंतरजातीय आदान प्रदान, उन सभी का एक सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन हमें देखें कि आखिर अपनी सोसाइटी को उन्होंने चैलेंज किया। अभी तक जो एक सिस्टम हम देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज का, कोई भी इस तरह का एफर्ट्स हम नहीं देख पाते इंडिया में। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपनी सोसाइटी को चैलेंज किया और अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है। और इससे सोसाइटी में हम देख पाते हैं बहुत सारे बदलाव होंगे, हमारी एक साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो पाएगा, हमारी अपनी थिंकिंग हमारी चेंज होंगे बहुत सारे कुछ, तो इस तरह के एफर्ट्स हम देख पाते हैं। और अब हम थोड़ा सा और आगे चलें, 1830 में जब हम आते हैं, 1830 में जैसे हमने अभी समरी में भी डिस्कस किया था कि अकबर सेकंड की हम बात करते हैं, अकबर द्वितीय ने राजा यानी कि राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा जाता है और वे चाहते हैं कि इंग्लैंड से मेरी तरफ से, ठीक है ना, यानी कि अकबर द्वितीय की तरफ से कोई ना कोई तो जो मेरी अपनी बात रख सके इंग्लैंड के राजा के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ताकि फिर हम देखते हैं राजा राम मोहन राय को चुना जाता है। और उसी टाइम हम देखते हैं एक राजा का टाइटल भी दिया जाता है। और उसके बाद से ही हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, वैसे तो राम मोहन राय बोला जाता है लेकिन फिर उसमें राजा जुड़ जाता है। लेकिन हमें देख सकते हैं कि जब विदेश उनको भेजा जा रहा है तो विदेश जाने वाले राजा राम मोहन राय पहले भारतीय बन जाते हैं। और उससे पहले हम कहें कि विदेश जाने वाले भारतीयों की लिस्ट में राजा राम मोहन राय सबसे टॉप पर हैं। लेकिन उसके बाद हम देखें फिर 1833 में हम कह सकते हैं कि फिर ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज अब कंटिन्यू काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हमें देखें उसमें 3 नाम जुड़ जाते हैं, वैसे 2 सबसे टॉपर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में हम देखते हैं फिर केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी। 3 नाम ऐसे हैं जो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ब्रह्म समाज का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उद्देश्य है, ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हमें देखें फिर आगे देवेंद्रनाथ टैगोर स्पेशली लीड करते हैं और ब्रह्म समाज को एक मिशनरी का एक रूप दे दिया जाता है। इट मीन्स जो भी एक अभी तक जो एफर्ट्स किया जा रहा था उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, या हम कहें एक एजेंडा बना ले जाता है कि हमें किस तरह से काम करना है और भी इसको कैसे विस्तार देना है, उसको पूरे भारत में फैलाने का काम करना है। ब्रह्म समाज का जो एक ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, जो भी एक उद्देश्य है, ठीक है ना, क्योंकि समाज में तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ हम देख रहे हैं, लंबे समय से चली आ रही है। जैसे हम सती प्रथा की हम बात करें, जाति प्रथा, ठीक है ना, ये सारी परंपराएं, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ऐसी बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं। तो हमें देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद भी वही एक एजेंडा या हम कहीं वही सेम ऑब्जेक्टिव आगे कंटिन्यू प्रोसेस में रखे जाते हैं। और हम जैसे हमने डिस्कस किया कि मिशनरीज के माध्यम से मिशनरी एक रूप दे दिया जाता है कि हमारे बहुत सारे इस मिशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अलग अलग स्टेट में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य है। और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहे थे। अगर हम देखें, हम किसी भी काम को आगे तक बढ़ाते हैं जब कोई सक्सेसफुल हमें उसमें मिल पाती है, तो धीरे धीरे जब प्रोग्रेस हो रही है, सक्सेसफुल मिल रही है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे एफर्ट्स किया जाता है। फिर हम कह सकते हैं पंजाब से लेकर हम देखते हैं फिर पूर्वी बंगाल, अलग अलग हम देखते हैं स्टेट में, ठीक है ना, इसकी ब्रांचेज को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, अनेकों शाखाएं स्थापित कर दी जाती है। और इसी का एक पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे फिर हम बात कर सकते हैं जैसे और भी बहुत सारी सोसाइटी बनाई जाती है, चाहे हम आर्य समाज की बात करें, ठीक है ना, महाराष्ट्र या फिर हम और भी स्टेट में देखते हैं। तो धीरे धीरे सब ब्रह्म समाज का ही एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, या हम कहें ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर होकर के बहुत सारी सोसाइटी बना दी जाती है। चलिए उसके बाद हम देखें 1864 में, अगर हम देखें 1864 के बाद हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज जो अभी तक कंटिन्यू प्रोसेस में है, काम कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके लेकर काम किए जा रहे हैं। लेकिन 1864 के बाद या हम कहें 1865 में आकर क्या होता है,
हिंदू रीति रिवाजों के लिए, या हम कहें हिंदू कस्टम्स की हम बात करें, जो रीति रिवाज है उनको लेकर कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, या हम कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर इसका पार्टीशन हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। अब हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि ब्रह्म समाज का संबंध ओनली हिंदू सोसाइटी से ही रहेगा, हिंदू समाज से ही रहेगा। एक सबसे बड़ा लॉजिक ये बन जाता है यहाँ पर। और जो केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज सुधार के लिए सोशल रिफॉर्म्स ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ना कि पार्टिकुलर हिंदू सोसाइटी। किसी पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में डेवलपमेंट होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए सोसाइटी में। तो हम देखें फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं फिर हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें 1872, जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और उसमें हम ये भी देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ में बहुत सारे इस तरह के जो एफर्ट्स किए जाते हैं, या हम कहें मैरिज एक्ट को लेकर जो भी अभी तक जो भी कंटिन्यू एफर्ट्स किए जा रहे थे, तो उसमें हम ये देख सकते हैं फिर 1878 में आकर के, ठीक है ना, 1878 में आकर के केशव चंद्र सेन कुछ इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं जो हमें देखते हैं सोसाइटी के लिए भी वह ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि केशव चंद्र सेन अपनी 12 वर्षीय जो उनकी पुत्री है, ठीक है ना, और उनकी जो डॉटर है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बिहार के राजा से उसकी शादी कर देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज का ये कंसेप्ट जो अभी तक जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उसके हम देखते हैं मेन लीडर ही जब ऐसी सोसाइटी के हम देखते हैं ब्रह्म समाज को जो मेन कार्य करता है, जब वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं या कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है, तो हम देखते हैं फिर बाद में जो भी सपोर्टर में है, जो भी हम देखते हैं केशव चंद्र सेन की, या हम कहें इसको जो 2 पार्ट बनाए जाते हैं, केशव चंद्र सेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज ही है इनका, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते तो आर्य हम देखते हैं आदि ब्रह्म समाज। लेकिन केशव चंद्र सेन ने जो इस तरह का एक डिसीजन लिया है, इससे क्या होता है, जो भी उनके सपोर्ट में है, जो सपोर्टर हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो पीछे हट जाते हैं कि हमारा जब मेल लीडर इस तरह के डिसीजन ले रहा है तो फिर क्या सोसाइटी में चेंज आ पाएंगे। तो हम देख पाते हैं कि इस तरह का डिसीजन लेने से क्या होता है, यह जो मूवमेंट है केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज को कंटिन्यू प्रोसेस में रखा है, तो यह मूवमेंट और भी कमज़ोर हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के एंडिंग में आकर के यह मूवमेंट और भी बिखरने लग जाता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि जो इतने एफर्ट्स किए गए, लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन की अपनी क्या मजबूरियाँ रही होंगी, जो इस तरह का एक इनिशिएटिव ले लिया गया, इस तरह का डिसीजन ले लिया गया, और जो एक एफर्ट्स किया जा रहा था सोसाइटी में हम कहें सोशल रिफॉर्म्स को लेकर, तो सारे एक एफर्ट्स हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बिखराव बने, या बहुत सारे वजह हो सकती हैं। लेकिन कंप्लीटली अगर हम देखें, आखिर ब्रह्म समाज के द्वारा जो भी एक एफर्ट्स किया गया वो कितना पॉजिटिव रहा, या कोई हम कहें सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट आता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या पॉजिटिव आता है। और हम ये कहेंगे कि नेगेटिव ज़्यादा आता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, तो उसको भी हम समझें। हम सबसे पहले देख सकते हैं फिर उसके बाद लास्ट में कि हाँ, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो एक इम्पैक्ट की हम बात करेंगे वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात कर सकते हैं। सारे जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, जितने भी हम कहें सोशल इविल्स के अगेंस्ट में जाकर के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे सती प्रथा की लेकर हम बात करें, सती प्रैक्टिस या आइडियोलॉजी की हम बात करें, या फिर हम कहें चाइल्ड मैरिज या विडो के हम कहें विडो रिमैरिज को लेकर, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह की हम बात करें, तो सारे जो एक एफर्ट्स किए गए उससे क्या होता है सोसाइटी में हम देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के संस्थापक हैं, इंडिया को पूरे भारत को जगाने का काम करते हैं, और स्पेशली बंगाल को तो जगा ही रहे हैं। बंगाल जाग जाता है तो और भी जो स्टेट है वो भी जाग जाएंगे। तो धीरे धीरे जो हम देखते हैं कि सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। अभी तक क्या था इंडिया, हम देखते हैं ब्रह्म समाज के बनने से पहले इंडिया एक स्लीपी मोड में था, एक सुस्त अवस्था में हम कह सकते हैं, सोया हुआ था। लेकिन उसको जगाने का काम किया किसने, और हमें भी देखते हैं एक नए भारत की शुरुआत होती है, ब्रह्म समाज बने हैं, ब्रह्म समाज के बाद और भी सोसाइटी बना दी जाती है। लेकिन हमें देखिए आखिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है,
हम देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर सकते हैं, नेशनल यूनिटी की हम बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता बनती है उससे, और इंडिविजुअल लिबर्टी की हम बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन का एक कंसेप्ट हम देखते हैं कि इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन, इट मीन्स हम कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एक एफर्ट्स किया जाता है उसको लेकर, और पॉजिटिव उसके बारे में सोचा जाता है। और धीरे धीरे हम देख सकते हैं सामाजिक संबंधों और संस्थाओं में भी सुधार किए जाते हैं। अगर हम देखें बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर सकते हैं, सामाजिक सोशल रिलेशन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उन सभी में रिफॉर्म्स होते हैं, सुधार किए जाते हैं, लेकिन सुधार करने वाले हम ये भी देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसको हम नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से हम जोड़ सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी विशेष रूप से हम देखते हैं, स्पेशली बंगाल में हम देखें बहुत सारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख पाते हैं। लेकिन वो एक इम्पैक्ट हम देखें उसके स्टार्टिंग की जाती है 1828 में, और धीरे धीरे हम देखते हैं फिर बाद में भी इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर होकर के आर्य समाज की हम बात करते हैं, प्रार्थना समाज की हम बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की हम बात कर सकते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक धीरे धीरे बंगाल से स्टार्टिंग हुई है, और बंगाल के बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं इस तरह का जो एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ब्रह्म समाज के द्वारा, उसी ऑब्जेक्टिव को उसी को ही फॉलो किया जाता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं पूरी इंडिया में इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। तो इस तरह के एफर्ट्स को लेकर हम नेक्स्ट मोमेंट पर भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और एंजॉय कीजिए, लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।